एवरीवन, मैं हूं अमी अंतर्ध्वनि से। आज हमारे साथ डॉक्टर सपन पंड्या जो रूमेटोलॉजिस्ट है और डॉक्टर आनंद शुक्ला वो एक कार्डियोलॉजिस्ट है। उन्होंने उनका एमडी और डीएम एसजीपीजीआई में किया है और वो एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट है। प्रोफेसर यूएन मेहता हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड अटैच वो स्टार हॉस्पिटल और एचसीजी हॉस्पिटल में कंसल्ट करते हैं। We welcome you, Anand sir. Thank you. Thank you. So good evening all. Three things. First is wishing you all in advance a Merry Christmas and a Happy New Year. 2020 तो हमें लगता है सबकी जिंदगी में नामांकित रहेगा. Everybody will remember this forever this year. I was just reading on Facebook somebody who wrote that I had so many aspirations till now, but now I've learned to enjoy what I have. 2020 ने हमें इतनी चीजें सिखाई हैं हम सबको, और उसमें health is one of the most important things just come around. Number two is अंतर्ध्वनि के बारे में तो आप लोग परिचित ही हो, and they are doing this fantastic work since many years. एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का सपोर्ट ग्रुप है, जो लोग नए हो उनके लिए. और हमारी उनसे हमेशा दरख्वास्त रही है कि अब और इसको थोड़ा एक्सपैंड करें और सपोर्ट ग्रुप्स भी बनाएं. इतना अच्छा इनका काम है. सो टुडे नंबर 3 इज वी हैव कार्डियो. जैसे पिछली बार गैस्ट्रोएंटरोलॉजी सेशन में डॉक्टर नीलय मेहता थे, एंड वी हैव हैड अदर स्पेशलिस्ट विद अस. एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक शरीर की बीमारी होती है, इम्यून सिस्टम की, जो न केवल जोड़ों में होती है लेकिन सारे अंगों में, सारे ऑर्गन्स में इफेक्ट करता है. तो उसमें हार्ट इश्यूज भी होते हैं मरीजों को. तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे. डॉक्टर आनंद शुक्ला हमारे परिचित डॉक्टर हैं, और सो उनसे जितना इनका समय, कार्डियोलॉजिस्ट का समय मिलना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए आज हमें जो 1 घंटा मिल गया उसमें जितना पूछना है सब पूछ लो. आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, and he will be glad to answer any queries that we have, mainly about ankylosing spondylitis because that is our focus. Lekin even extra questions you have, he'll be ready to answer, I'm sure. So I think with that now, Ami, you can start the... Anand sir, like you can share regarding the topic for today. Yes. So first, सबसे पहले आप सब अंतर्ध्वनि का आभार मानता हूँ कि मैंने इस टॉक पार्टिसिपेंट के इनवाइट किया, और डॉक्टर सपन पंड्या जो मेरे सीनियर्स है, रिस्पेक्टेबल सीनियर्स है, और इनिशियल कैरियर में भी हम उनकी सलाह भी लेते हैं. सुपर स्पेशलिटीज कोर्स जब मैंने ज्वाइन किया था एसजीपीजीआई में. एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस ये जो डिसीज है, प्राइमरी तो पेशेंट मरीज को तो पता ही होता है, वो इन्फ्लामेटरी एक डिसीज है, बट नॉट ओनली द जॉइंट, अदर सिस्टम भी बॉडी का इन्वॉल्व करते हैं. उसमें वन ऑफ द सिस्टम जो मेजर इन्वॉल्वमेंट होता है वो हार्ट से रिलेटेड है. उसमें जैसे हम सब जानते हैं कि हार्ट का थोड़ा बहुत एनाटॉमी जिसको पता हो, तो वाल होते हैं, मसल होते हैं, और धमनी जो बोलते हैं शुद्ध लोई ले जाती. तो हार्ट के जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हार्ट के वाल इन्वॉल्वमेंट होते हैं, एओर्टिक एंड माइट्रल वाल. हार्ट के मसल भी कई बार फाइब्रोसिस पाया जाता है, मतलब स्टिफ हो जाना, कई बार हार्ट के मसल स्टिफ हो जाना. और एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस की जो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है इटसेल्फ, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस इटसेल्फ हृदय की नली में चर्बी का थर ज्यादा बढ़ाती है. इन्फ्लामेटरी प्रोसेस अदर देन द कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट. तो आज के टॉपिक में जो भी अपने पार्टिसिपेंट है उनको हृदय रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसका हम आंसर दें, हो सके तो उनको संतुष्ट उस तरह से हम आंसर देने के लिए रेडी है. हार्ट का इन्वॉल्वमेंट ज्यादातर वाल में पाया जाता है. एओर्टिक वाल जो होता है उसमें लीकेज होना 8 से 15% तक लीकेज पाया जाता है. उसके अलावा भी एज के मुताबिक हार्ट की नली में ब्लॉकेज वो भी थोड़ा बहुत बढ़ाता है. नॉर्मली हर एक डिसीज में अब मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हो गया है. हर एक व्यक्ति जानना चाहता है कि मेरा एज बढ़ी तो मेरा हार्ट डिसीज का रिस्क क्या है. तो अमेरिकन सोसाइटी, यूरोपियन सोसाइटी का कैलकुलेटर स्कोर होता है, एज होता है, रिस्क फैक्टर कितने का आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, स्मोकिंग है कि नहीं, ओबेसिटी है कि नहीं, फैमिली. तो उसके मुताबिक ऑनलाइन भी कैलकुलेटर से आपका हार्ट का रिस्क कैलकुलेट कर सकते हो. पर जो रूमेटिक आर्थ्रोपैथी से जो पेशेंट सफर होते हैं
वो कैलकुलेशन 1.5 मल्टीप्लिकेशन करेक्शन दिया हुआ है. दैट्स मीन रूमेटॉइड पर्सन है वो 1.5 टाइम ज्यादा उसके एज मेच पॉपुलेशन 50 साल का पेशेंट रूमेटॉइड वाला है, उसको बीपी डायबिटीज है, तो उसका 1.5 टाइम ज्यादा हृदय रोग होने की संभावना रहती है. तो ये सब कुछ उसके लिए डरने की ज्यादा कुछ जरूरत नहीं होती है. रिस्क फैक्टर कंट्रोल, रूमेटिक इटसेल्फ आप इन्फ्लेमेशन कंट्रोल करो आपके इम्यूनोलॉजिस्ट के साथ, और हार्ट के जो रिस्क फैक्टर प्रिवेलेंट है उसको कंट्रोल आप करेंगे तो हार्ट का डिसीज होने की संभावना डिले हो जाएगी. ऐसा नहीं होने की नहीं, पर आपको अगर 50 साल में आएगा उसके अगर रिस्क फैक्टर कंट्रोल रखोगे तो 55 साल में हार्ट डिसीज अपीयर होगा. तो बेसिकली द कंट्रोलिंग द रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिसीज and controlling the inflammatory process of rheumatic both play important role to delay the or progression of the heart disease. So इसके साथ मैं वही के अपने जो आप सभी के जो क्वेश्चन है उसके लिए हम रेडी है कि जो क्वेश्चन आंसर बेटर टू हैव अ लाइव डायलॉग टाइप ऑफ कम्युनिकेशन सो वी कैन हैव. ओके, जस्ट Sapan sir, would you like to add anything? No, I think he's already outlined. आनंद ने already बोल दिया है. मेन तो यही कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कई बार हमारे मरीजों का क्वेश्चन होता है कि सर आप ऑर्थोपेडिक हो, तो हमें आंसर देना पड़ा कि नो वी आर नॉट ऑर्थोपेडिक, हम लोग रूमेटोलॉजिस्ट हैं. और बेसिक डिफरेंस इसमें ये है कि हम लोग मेडिसिन ग्रेजुएट्स हैं जो आगे डीएम करते हैं. वी आर ऑर्थोपेडिक्स, एमबीबीएस के बाद सर्जरी एमएस हो जाता है और हम लोग एमडी मेडिसिन करने के बाद डीएम करते हैं. तो उसी से पता चलता है कि ये बीमारी एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हालांकि इफेक्ट स्पाइन में होती है जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस जॉइंट्स में होती है, लेकिन ये डिजीज मेडिसिन की ब्लड की है, ये जॉइंट का डिजीज नहीं है पर से. इसीलिए सारे जॉइंट्स में होता है, बैक में होता है, और इसीलिए ये जॉइंट्स के सिवा बाकी अंगों में भी असर कर सकता है. जैसे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है उसमें यूवेटिस होता है, आंखों में इंफ्लेमेशन होता है. आप में से कुछ मरीज होंगे जिनकी आंखें लाल हो जाती हैं, दर्द होता है, दिखने में परेशानी होती है, विच वी कॉल यूवेटिस. देन ओरल अल्सर्स होते हैं, मुंह में छाले पड़ते हैं. उससे नीचे जाए तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हार्ट में भी इफेक्ट हो सकता है, तरह तरह के वाल्व्स में इफेक्ट होते हैं, कंडक्शन डिस्टर्बेंसेस होते हैं. ये इन्फ्लेमेशन की वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस माने जो खून की नलियों में पाइपलाइन में चर्बी जमा हो जाती है और हार्ट अटैक्स आते हैं. उससे नीचे जाए तो बावेल प्रॉब्लम्स होती है, आंतों की बीमारियां होती हैं. हमारे कुछ पेशेंट्स को क्रॉन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस भी साथ में होता है. नहीं हो फिर भी अगर एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के 100 पेशेंट्स का एंडोस्कोपी किया जाए, कोलोनोस्कोपी, तो उसमें से 60-70 में छोटे छोटे अल्सर्स मिलते हैं इंटेस्टाइन में. बीमारी की वजह से भी होते हैं और ड्रग्स की वजह से भी होते हैं, तो वो भी हो जाता है. और फिर किडनी में भी किसी किसी को इफेक्ट हो सकता है बीमारी की वजह से भी और ड्रग्स की वजह से. मतलब कहने का मतलब है कि ये एक शरीर की बीमारी है जो सारे अंगों में हो सकती है. अगर आप इसको कंट्रोल ना करें तो ये बढ़ती जाती है, इसलिए इसका कंट्रोल आवश्यक है. सो दैट इज द ओनली मैसेज आई वुड लाइक टू गिव, दैट इट्स अ सिस्टमिक डिजीज एंड दैट यू हैव, एंड दैट इज व्हाई वी हैव. इसलिए अंतर्ध्वनि ने ये एक एक अंग पकड़ा है. जैसे पहले हमने इंटेस्टाइन किया, आई थिंक आई हो गया कि नहीं, या बाकी होगा, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हो गया, सो वी हैव डन द आई पार्ट एंड नाउ इट इज हार्ट. सो दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग वन, एंड इट इज बेस्ट टू हैव अ स्पेशलिस्ट ताकि वो उसमें और ज्यादा. एक बार हार्ट में इफेक्ट हो जाए फिर हम लोग कार्डियोलॉजिस्ट को सौंप देते हैं. हमें डिजीज तो कंट्रोल करना ही है, लेकिन हार्ट का प्रॉब्लम फिर वो लोग, तो हम दोनों मिलकर दवाई करते हैं. फॉरेन कंट्रीज में तो जॉइंट क्लिनिक्स भी हैं जहां लोग साथ में क्लिनिक आउट ओपीडी चलाते हैं. एक्चुअली हम अभी उतने वहां तक ग्रेजुएट नहीं हुए, लेकिन होपफुली इन द फ्यूचर वी विल हैव सच ओपीडीज. सो आई थिंक दैट इज ऑल आई वांट टू से. वी वुड वांट predominantly Anand to answer questions. Thank you. Hey, right. Anand sir, first question जो है वो Yeah. है कि can ankylosing spondylitis cause heart problems and which type of heart problems can it cause? Yeah, तो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कैन कॉज हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट की बीमारी कर सकता है. हार्ट एक ऑर्गन से उसके डिफरेंस पार्ट से, मतलब उसका आउटर साइड का कवर देगा तो उसमें पानी भी भर सकता है जिसको पेरिकार्डियल इफ्यूजन बोलते हैं. हार्ट के मसल होते हैं उसको उसका फाइब्रोसिस मतलब स्टीफ होना वो भी कर सकता है. उसका और वाल जो एओर्टिक और माइट्रल वाल है उसका रिगर्जिटेशन कर सकता है. मेजोरिटी जो सीरियस प्रॉब्लम है वो नली का ब्लॉकेज और वाल का लीकेज. जो वाल का लीकेज ज्यादा होता है तब वाल की सर्जरी का भी कई बार डिसीजन लेना पड़ता है. तो इम्पोर्टिंग यस
एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस कैन अफेक्ट द हार्ट. इट कैन अफेक्ट द ऑल पार्ट्स ऑफ द हार्ट, मतलब उसके मसल, उसके वाल, उसका आवरण और रिदम, जो हार्ट की गति होती है उसका भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है. तो इन एवरी एस्पेक्ट डिसीज इटसेल्फ, रोग की वजह से भी हार्ट का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, और रोग ट्रीटमेंट जो लेते उसकी दवाई का साइड इफेक्ट की कई बार हार्ट में होने की संभावना रहती है. वेरी राइट. सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैन एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कॉज चेस्ट टाइटनेस? सो यूजुअली अपने सभी का बिलीफ होता है कि चेस्ट टाइटनेस मतलब हार्ट प्रॉब्लम. इट इज नॉट सो, बिकॉज चेस्ट में जो जो स्ट्रक्चर आते हैं, मसल, पसलियां जो रिब्स बोलते हैं, उसके अंदर लंग्स और हार्ट, किसी भी ऑर्गन का डिस्फंक्शन की वजह से चेस्ट पेन हो सकता है. पर एंकिलोसिस स्पॉन्डिलोसिस वैसे ही मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का डिसीज है, तो भी चेस्ट पेन मस्कुलोस्केलेटल इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी हो सकता है और चेस्ट पेन हार्ट डिसीज की वजह से भी हो सकता है. पर कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? जब एक्सर्शन करने में चेस्ट पेन होता है, पर्टिकुलरली सेंटर ऑफ द चेस्ट और लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट, वो एक्सर्शन करने से वो चेस्ट पेन दोनों हाथ में घूमता है न, ये चेस्ट पेन रेस्ट लेने से सबसाइड हो जाता है. यूजुअली ये हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन है, तो उसके लिए कार्डियोलॉजिस्ट का कंसल्टेशन करना और इवैल्यूएशन करना आवश्यक है. मींस चेस्ट पेन हृदय की वजह से भी हो सकता है और मस्कुलोस्केलेटल में, तो वो अपने को डिफरेंशिएट करके कंसल्ट स्पेशलिटी को दिखाना जरूरी है. Can I take up that question? Ankylosing spondylitis में जैसे आनंद ने बताया, मोस्ट कॉमनली हमारे ही रीजंस होते हैं मस्कुलोस्केलेटल, क्योंकि ये यंग एज में अगर 20-30 साल के आप हो और आपको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में एक चीज होती है जिसको हम एंथेसाइटिस कहते हैं. एंथेसाइटिस माने जैसे आनंद ने बताया कि जो रिब केज है या हमारे बोन्स है, वहां पे जो मसल्स बाइंड होते हैं उस जगह का इन्फ्लेमेशन होता है, और चेस्ट एक जगह है जहां पे सारे मसल्स बाइंड होते हैं. और कई बार एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के मरीज यही कंप्लेन करते हैं कि सर, एंड द डिफरेंस इज आनंद सेड इज के एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का माने गठिए का पेन रात को बहुत ज्यादा होता है. वो रात को करवट बदलने में पूरा इतना सिवियर, मतलब मूवमेंट की वजह से पेन होता है. पीछे भी पेन होता है, बटक्स में पेन होता है, स्पाइन में पेन होता है. रात को करवट बदलना सर बहुत मुश्किल होता है. सुबह उठ के भी स्टिफनेस चेस्ट में भी लगती है, पीछे भी लगती है. इन मरीजों की अगर टाइम सर दवा नहीं की जाए तो उनके चेस्ट जो एक्सपेंशन है वो भी लिमिट हो जाता है. दे आर नॉट एबल टू एक्सपैंड देयर चेस्ट बिकॉज ऑफ क्रॉनिक पेन व्हिच रिजल्ट्स इन फाइब्रोसिस. इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम जो चेस्ट पेन इस तरह का होता है, जो मूवमेंट से बढ़ता है, मतलब रात को मूवमेंट से या अर्ली मॉर्निंग, दैट इज बिकॉज ऑफ एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस. जैसे आनंद ने बताया कि अगर आप 45-50 साल के आदमी हो और संजोगवश आप स्मोक भी कर रहे हो और आपको हाइपरटेंशन भी है, तो इट इज रियली डिफिकल्ट के मतलब आप घबरा जाएंगे कि भाई ये चेस्ट पेन कहीं हार्ट अटैक वाला तो नहीं है. तो उसके लिए जैसे इन्होंने बताया कि एक्सर्शन पे बड़े पसीना हो, घबराहट हो साथ में, और अगर डाउट है तो बेटर है कि आप रेड, आनंद के प्रॉब्लम रेड सिग्नल है, हमारे प्रॉब्लम रेड सिग्नल नहीं है. ज्यादा से ज्यादा दर्द रहेगा, आप पेन किलर लोगे, रात भर रहेगा, दूसरे दिन होगा, लेकिन पहले वो चीज रूल आउट कर दो. तो आपके फिजिशियन को अगर आप डाउट है तो मिलके ईसीजी वगैरह या जो भी इट इज बेस्ट कि आप रेड सिग्नल निकाल दो. लेकिन दिस इज हाउ यू ब्रॉडली डिफरेंशिएट. यूजुअली हार्ट डिसीज स्टार्ट आफ्टर 40 इयर्स. 40 साल के बाद यूजुअली हार्ट डिसीज की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है. तो अगर यंग है तो ज्यादातर हार्ट डिसीज होने की संभावना कम है. जैसे सपन भाई ने बताया कि आफ्टर एज द एज इंक्रीज एंड यू कैरी द मोर, आपके हार्ट डिसीज के रिस्क फैक्टर ज्यादा है, तो ये चेस्ट पेन के लिए फिजिशियन का कंसल्ट करके डिफरेंशिएट करवा लेना चाहिए. राइट. सर इसकी रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है कि एंगस्पॉन के पेशेंट्स को हार्ट अटैक के कितने % चांस है? जो डिफरेंस सीरीज है, मेरे लिटरेचर जो देखते हैं उसमें 50% ज्यादा है. आफ्टर 50 इयर्स ऑफ एज, 50 साल के बाद, अगर कई मरीज को, किसको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस नहीं है, किसी को है, पर कंपैरेटिव पाया गया है कि 50 to 60% चांसेस ऑफ हायर टू हैविंग हार्ट डिसीज कंपेयर टू द नॉर्मल पॉपुलेशन.
तो संभावना थोड़ी ज्यादा रहती है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट के लिए। Right. So, sir, what is the care the person has to take? केयर सभी डिसीज के लिए ऑलवेज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। એટલે प्रिवेंशन मतलब आपको हार्ट डिसीज के कितने रिस्क फैक्टर है, वो रिस्क फैक्टर को कंट्रोल करना है। दैट इज अ हार्ट रिलेटेड प्राइमरी प्रिवेंशन जो बोलते हैं। और आपका एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस का डिसीज भी रेमिशन में ज्यादा से ज्यादा रहे, वो उसका ध्यान रखना है। दोनों चीजें एक दूसरे के, अगर हार्ट के रिस्क फैक्टर ज्यादा है, हार्ट के रिस्क फैक्टर में कुछ मॉडिफाई बोलते हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, स्मोकिंग है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है और डाइट पैटर्न है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है। तो ये सब बिहेवियर फैक्टर वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम ओबेसिटी को कंट्रोल करें, अपनी डाइट पैटर्न को, ब्लड प्रेशर अगर है तो ब्लड प्रेशर टारगेट में रखे, डायबिटीज है तो स्ट्रिक्टली कंट्रोल रखे और रेगुलर एक्सरसाइज करे, तो हार्ट डिसीज होने की संभावना कम होती है। साथों साथ रूमेट एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस का इंफ्लेमेटरी फेस आपको कंट्रोल में रखना है, जिसकी वजह से आपको हार्ट डिसीज होने की संभावना कम रहे। Right. I think I'll add there again, बहुत important चीज आनंद ने बोली कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी कंट्रोल करना आवश्यक है। कई बार हमारे मरीज का क्वेश्चन आई एम श्योर दिमाग में होता है, हमें कई बार पूछते नहीं है, कई बार पूछ लेते हैं, डिपेंड्स ऑन द डॉक्टर्स पर्सनालिटी टू बी ऑनेस्ट, यू नो, एंड दे आस्क के सर अगर मैं दवाई, हमें ऐसे मरीज अच्छे लगते हैं जो हमारे सामने कहते हैं कि सर अगर मैं दवाई नहीं करूँ तो क्या हो जाएगा मुझे, आप बोल रहे हो दवाई लो, लेकिन इफ आई डोंट टेक इट व्हाट इज द प्रॉब्लम। सो वी रियली डोंट नो। लेकिन अगर आपका इन्फ्लेमेटरी एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में एक टाइम था जब ये था कि आपको दवाई निरंतर लेनी है, दिस वाज ऑलमोस्ट 15 इयर्स बैक। उसके बाद कुछ ऐसी स्टडीज है जिसमें आया कि निरंतर सबको लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। जिनको एक्टिव फेज रहता है तब वो दवाई ले, और फिर इनएक्टिव फेज में अगर वो ना ले तो चलता है। And so now mostly the consensus is कि not everybody needs continuous treatment, लेकिन that normally decision जो है वो एक डॉक्टर, एक रूमेटोलॉजिस्ट के साथ रह के ही आपको करना पड़ेगा, because it is very difficult for you to judge कि आपका डिजीज एक्टिव है कि नहीं। कुछ मरीज होते हैं जिनका सीआरपी ईएसआर हाई ही रहता है, उनको पेन ना हो तो भी, जिनका सीआरपी सालों तक हाई रहेगा उनका चांस रहता है उनको कि पेन नहीं हो एंकिलोजिंग का, फिर भी उनको हार्ट डिजीज, क्योंकि सीआरपी इतना ज्यादा सालों रहेगा तो दैट्स अ साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन। It can result in heart attacks and problems of the heart. So that decision has to be taken by your treating doctor and not yourself. इसलिए इन्फ्लेमेशन जितना आपका, इसलिए कॉन्सेप्ट है रूमेटोलॉजी में और सब चीज में है, जैसे वो शुरुआत तो हुई थी डायबिटीज में, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन करके होता है, और डायबिटोलॉजिस्ट सबको कहते हैं कि आपका ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन कंट्रोल में रहना चाहिए, वो 3 महीने का एवरेज बताता है कितना आपका डायबिटीज है। इसको ट्रीट टू टारगेट कहते हैं। तो ये ट्रीट टू टारगेट कॉन्सेप्ट हर चीज में, हर बीमारी में आ गया है, हमारी बीमारी में आ गया है। सो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में भी वी हैव स्कोरिंग सिस्टम। अगर आप हमारे पास आते हैं, आप किसी रूमेटोलॉजिस्ट के पास आते हैं तो वो एक स्कोर करते हैं और आपका बैसडाई या एसडास बताते हैं कि ये है। तो वो स्कोर कंट्रोल करना आवश्यक क्यों है, जो आनंद ने बताया कि जितना हो सके रेमिशन में रखो आपका डिजीज। अगर आपका डिजीज 10 साल रेमिशन में रहता है तो चांस बहुत कम है कि आपको प्रॉब्लम्स होंगे, लेकिन अगर आपका डिजीज रेमिशन में नहीं रहता है और कंटिन्यूसली हाई रहता है तो देयर इज अ चांस कि यू माइट गेट अ हार्ट अटैक और एनी अदर कॉम्प्लिकेशन ऑफ द डिजीज। सो सालों तक इन्फ्लेमेशन कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, एज ही सेड। इंपॉर्टेंट थिंग क्या क्या हमारे हार्ट डिसीज में भी हार्ट अटैक आता है तो फाइनल स्टेज ऑफ हार्ट अटैक इज इंफ्लेमेशन। दिस इंफ्लेमेशन आइदर हार्ट के रिस्क फैक्टर से प्रेसिपिटेट हुआ है या रूमेटॉइड की इंफ्लेमेशन। वी कैन नॉट डिफरेंशिएट एंड वी कैन नॉट हैव, सो कंट्रोल द इंफ्लेमेशन। इफ यू आर ए रूमेटिक पर्सन देन मच मोर यू हैव टू विजिलेंट। तो आपको मोर सतर्क रहना है कि आपको डिसीज को इंफ्लेमेशन कंट्रोल है, क्योंकि हार्ट अटैक में फाइनल फेज जो होता है नली की दीवार के अंदर से लेयर निकलना, चर्बी का लेयर निकलना और उसके ऊपर क्लॉट होना, वो फाइनल फेज है, वो इंफ्लेमेशन का फेज है। तो दिस इंफ्लेमेशन फेज माइट बी ड्यू टू द carrying the atherosclerotic risk factor or maybe due to spondyloarthropathic inflammation. We cannot separate it out. That's why तो अपने को इंफ्लेमेशन भी कंट्रोल रखना है और हार्ट के रिस्क फैक्टर भी कंट्रोल रखना है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इज देयर एनी साइड इफेक्ट्स ऑफ हैविंग ईटोशाइन 60 फॉर अ लार्जर ड्यूरेशन
say more than 3 years, that is 1 tablet per day, any other side effects on the heart? Sapan bhai? Etoshine is basically etoricoxib. So yes and no. Yes and no in the sense के there is always a chance for आप शादी करते हो तो problems तो होते ही हैं. It's like that. Any drug that you take, even paracetamol की भी side effect होती है. तो etoricoxib, especially जो ankylosing spondylitis के treatment में आप जानते हो कि we divide into 2 broad categories. अगर आपका spine है और shoulders central joint में आते हैं, hips भी central joint में आते हैं, sacral leg joints भी central part में आते हैं. उसमें अगर इन्फ्लेमेशन है तो ट्रीटमेंट इज 2 थिंग्स. एक तो एंटी इन्फ्लेमेटरीज, उसमें एनएसएइड्स है, मैंने नाप्रोक्सेन, डाइक्लोफेनेक, ये सब पुरानी दवाइयां, इंडोमेथिसिन, और ये नई दवाइयां कॉक्सिब्स, एटोरिकॉक्सिब, सेलेकॉक्सिब, ये सब, या फिर बायोलॉजिक्स, एंटी टीएनएफ कंपाउंड, सेक्युकिनुमैब, ये सब आ गए. स्पाइन के लिए 2 ही चीजें ज्यादा काम करती है. अगर आपके पेरिफेरल जॉइंट से बने नीज है, एंकल्स हैं, डिजिट्स हैं, फिंगर्स हैं, तो उसमें मेथोट्रेक्सेट, सल्फासेलेजिन भी काम करते हैं. लेकिन स्पाइन में जनरली ये 2 चीजें काम करती है. तो उसमें जनरली हम लोग अगर आपको ऑलरेडी हार्ट इश्यूज है, या आपको हाइपरटेंशन है, या आपको रिस्क फैक्टर्स हैं हार्ट अटैक के, जैसे आपकी एज 50-55 है या 60-65 है, आपको डायबिटीज है, आपका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, आप स्मोक करते हो, तो देन हम लोग वी प्रेफर टू गिव एनएसएइड्स, मतलब पुराने, बिकॉज कॉक्सिब्स, एटोरिकॉक्सिब, सेलेकॉक्सिब वगैरह में थोड़ा सा चांस रहता है कि हार्ट के प्रॉब्लम्स ओवर ईयर्स बढ़े. लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हो. अगेन अगर आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक अल्सर है ऑलरेडी, ऐसा है, तो फिर हम लोग ये वाली प्रेफर करते हैं, बिकॉज एनएसएइड्स में गैस्ट्रिक इश्यूज ज्यादा होते हैं, अल्सर्स वगैरह ये हो. सो डिपेंडिंग ऑन द एज एंड द रिस्क फैक्टर्स वी डिसाइड. नाउ इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इज कि अगर आपका इन्फ्लेमेशन ज्यादा है, अगर आपका ESR CRP ज्यादा है, आपका बीमारी का इन्फ्लेमेशन कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो एटोरिकॉक्सिब इन्फ्लेमेशन कंट्रोल करेगा. उसका फायदा ज्यादा है बजाय इसके कि उसकी साइड इफेक्ट हो. Risk benefit. The balance has to be there. So if the balance is in favor of etoricoxib, only then your doctor will prescribe you. So थोड़ा सा चांस तो रहता है कि इन सब में साइड इफेक्ट्स हो, लेकिन इसीलिए अगर आप नियमित आपके फिजिशियन को दिखाते रहे और कार्डियोग्राम्स और इकोकार्डियोग्राम जो डॉक्टर साहब बताएंगे वो सब करते रहे, तो द चांस इज वेरी लेस कि कुछ होगा. इट इज इंपॉर्टेंट टू नो कि दवा जरूरी है तो लेनी है, नहीं तो फिर आपका ESR CRP बड़ा प्रॉब्लम होगा. सो द बैलेंस हैज टू बी मेंटेन. But yes, there is a risk for coxibs for heart attacks in the future. And hypertension particularly. Right. Next question is, can you please suggest the best medication to reduce the pain, especially in winters? Sapan bhai? Talking about the ankylosing pain. Ankylosing pain. Well, ankylosing pain, anything that suits you, especially in winters. मतलब inflammatory pain है, non-inflammatory pain है. अगर आपका inflammatory pain है, माने ankylosing का रात को ज्यादा होता है, सुबह stiffness रहती है कमर में, जोड़ों में, normally patients को पता होता है कि उनको ये anti-inflammatory सब suit होती है. The only 2-3 things I'll say is के don't combine anti-inflammatories. कोई भी एक ही anti-inflammatory जो आपको suit होती है उसका full dose देना है, आपका डॉक्टर prescribe करे उस तरह. ये नहीं कि आप नेप्रोसिन भी लो और इटोशाइन भी लो या इटोरिकॉक्सिब भी लो. नंबर 1. नंबर 2, ये भी है कि एक आप शुरू करो तो उसकी लेवल बनने में समय लगता है. ज्यादातर मरीज तो नहीं, लेकिन डॉक्टर्स भी चेंज कर देते हैं, जैसे 48 घंटे में दवाई चेंज कर देंगे, ऐसे नहीं बात बनती है. मेडिसिन टेक टाइम टू एक्ट. हम जहां पे पढ़े थे वहां कहा जाता था कि जब तक 1 महीना नहीं होता, यू कैन नॉट से द ड्रग इज नॉट वर्क. सो आप एटोरिकॉक्सिब शुरू करो, आप नेप्रोक्सिन सोडियम शुरू करो, आप डाइक्लोफेनेक शुरू करो. आपको 2-3 सप्ताह एटलीस्ट 2 वीक्स देने पड़ेंगे उसका ड्रग लेवल बनने में. उसके बाद पता लगेगा कि उसकी इफेक्ट आ रही है कि नहीं. सो एनीथिंग दैट सूट्स यू. लेकिन एंटी इन्फ्लेमेटरी ज्यादा जरूरी होती है. ये जो पैरासिटामोल है और ट्रेमेडोल है, अल्ट्रासेट नाम से ज्यादा प्रचलित है, ये सब दवाइयां इन्फ्लेमेटरी पेन में काम नहीं लगेगी. मैंने जो एंकलोजिंग का पेन है उसमें वो काम ज्यादा नहीं लगेगी. हाँ, अगर आपको एंकलोजिंग के सिवा कोई और पेन है, जैसे नी में थोड़ा पेन हो रहा है, घिसारे का वगैरह, या हेडेक हो रहा है आपको, माइग्रेन वाला, तो देन यू कैन टेक पैरासिटामोल एंड ट्रेमेडोल. लेकिन एंकलोजिंग के पेन के लिए आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी ही लेनी पड़ेगी, व्हिचएवर सूट्स यू बेस्ट. Right. Next question is, how to identify the chest pain of angstpond versus there is a normal chest pain? जैसे नॉर्मल चेस्ट पेन जैसा कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है आइदर, और पैथोलॉजी मतलब डिसीज रिलेटेड है. तो मैंने पहले भी आपको बताया, अगर हार्ट रिलेटेड पेन है
तो एक्सर्शन मतलब वॉकिंग करते हो, क्लाइंबिंग स्टेयरकेस करते हो, कुछ भी एक्सर्शन होता है तब हार्ट का पेन होता है। वो हार्ट का पेन और एंकिलोसिस का पेन में कैरेक्टरिस्टिक में भी डिफरेंस है। जैसे सपन भाई ने बताया कि करवट बदलने में पेन होता है तो यूजुअली हार्ट हार्ट का नहीं होता। वो पेन आपका एंकिलोसिस स्पॉन्डिलोसिस का हो सकता है। हार्ट रिलेटेड पेन जो एक्टिविटी करते हो, क्लाइंबिंग स्टेयरकेस, वॉकिंग, तो उसमें प्रेसिपिट होता है और जैसे आप रेस्ट लेते हो तो आप रिलीव हो जाते हैं। वो पिन पॉइंट से आप उंगली से भी बता नहीं सकते। जब आप उंगली से बता सकते हो कि ये यहाँ मेरे को पेन होता है, इसका मतलब ये हार्ट की होने की संभावना कम है। और एंकिलोसिस स्पॉन्डिलोसिस की जिसकी वजह से मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम और जो रिब केज इन्वॉल्व होता है उसका पेन होने की ज्यादा संभावना रहती है। दोनों का कैरेक्टर थ्रोबिंग टाइप होता है, अनबेरेबल होता है। जैसे पूरी हर सांस के साथ पेन होता है, इसका मतलब एंकिलोसिस का पेन होगा, वो हार्ट से हार्ट अटैक रिलेटेड नहीं होगा। सपन भाई। हाँ, वो हार्ट पहले भी हमने चर्चा कर ली है कि एंकलोजिंग का पेन नॉर्मली रात को ज़्यादा होता है और करवट बदलने में और अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस होती है बहुत ही मरीजों को। चेस्ट पेन भी कई बार वो कंप्लेन करते हैं कि सर वो भी रात को और अर्ली मॉर्निंग में ज़्यादा होता है। और जैसे उन्होंने बताया कि एक्सर्शन के साथ हो, पसीना हो, साथ में घबराहट हो, तो देन इट इज़ मोर लाइकली टू बी हार्ट। लेकिन माय जनरल मैसेज वो भी कि अगर आपको कंफ्यूजन है तो बेटर आप ईसीजी करवा के रूल आउट करवा दीजिए। ये नहीं कि आप मतलब मस्त रहो और कुछ हो जाए। इट्स बेटर कि रेड सिग्नल रूल। ट्रू ट्रू। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पेशेंट को 8 साल से रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। चेस्ट के पीछे जकड़न होती है, 2 बार एंजियोग्राफी भी करवाई है पर उसमें कुछ डिटेक्ट नहीं होता है। सो इसका मतलब ज्यादातर के जो जकड़न होती है वो हार्ट से पेन रिलेटेड नहीं होनी चाहिए। मतलब उसी नेचर का पेन उसको रिकरेंट होता है तो उसको डिसीज एंकिलोसिस स्पॉन्डिलोसिस डिसीज रिलेटेड होने की संभावना ज्यादा है रादर देन हार्ट डिसीज रिलेटेड। यूजुअली द डिसीज पेन मिमिक और रिपीट इटसेल्फ। मतलब अगर चेस्ट पेन हार्ट से रिलेटेड होगा तो फ्यूचर में उसी कैरेक्टर का पेन फ्यूचर में अपीयर होगा। एंकिलोसिस स्पॉन्डिलोसिस में आपके के जो क्वेश्चन पूछा है उसको केस में पीछे जकड़न होती है, उसी टाइप की जकड़न रिकरेंट होती है, तो उस पेशेंट के लिए ये दर्द हार्ट की होने की संभावना कम है। राइट। सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेडिसिन रिलेटेड। द पेशेंट वांट्स टू नो कि इटोविन 60 के साइड इफेक्ट्स क्या है। सपन भी एटोरिकॉक्सिब के वही साइड इफेक्ट्स जो जनरली सारे एंटी इन्फ्लेमेटरीज के होते हैं। आपको हाइपरटेंशन हो सकता है, हाइपोटेंशन बढ़ सकता है, पीडियल एडिमा मने कभी कभी वो सूजन हो जाती है पैरों में क्योंकि ये फ्लूइड रिटेंशन करते हैं। लॉन्ग टर्म में किडनीज भी सब में देखनी ही पड़ती हैं कि किडनी में कोई इश्यू नहीं हो। ये 3 मेन साइड इफेक्ट है। माइनर साइड इफेक्ट्स इचिंग वगैरह, एलर्जी वगैरह तो रहती है कभी कभी, लेकिन मेजर 3 यही है। कई बार मुझे ये क्वेश्चन पूछा गया, आई एम श्योर दैट क्वेश्चन विल फॉलो, कि किडनी के लिए कौन सी सेफेस्ट है। नॉन ऑफ द सेफ। सारी कितनी भी कंपनी वाले आपको बोल दे, कितने भी आजकल मिक्सोपैथी वाले डॉक्टर भी आ जाएंगे, दे आर वेलकम टू आवर, बट डोंट बिलीव, मतलब सारी की सारी एक जैसी ही उतनी ही खराब होती है। दे आर ऑल इक्वली बैड फॉर द किडनीज। सो ऐसी कोई नहीं है कि जो प्रेफर की जाए। सो आपको वो मॉनिटर करना ही है, किडनी भी और हार्ट भी। हार्ट के लिए ऑफ कोर्स कॉक्सिब्स, ये जो एटोरिकॉक्सिब और सेलेकॉक्सिब है उसका थोड़ा सा ज्यादा इश्यू है कंपेयर टू दी ओल्डर वंस। उसके कुछ स्टडीज है जिसमें बताया कि नैप्रोक्सिन माइट बी द बेस्ट फॉर दी हार्ट प्रॉब्लम्स, लेकिन उसमें भी थोड़ा रिस्क तो रहता ही अगर आप कंटिन्यूसली रहते हो तो, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। सो नैप्रोक्सिन इज वन विच वी नॉर्मली प्रेफर इन कार्डियक पेशेंट्स। लेकिन एटोरिकॉक्सिब में 3 चीजें, पीडल फ्लूइड एडिमा, वाटर रिटेंशन, हाइपरटेंशन and kidney, and then over long term the heart also has to be seen. Right. So we have this question every time, but I will still take it up. Is Ayurvedic and homeopathic helpful for treating, curing? What are the advantages? Well, there are no studies, so I think it's best, if I'm diplomatic, I'll say there are no studies and I can't say whether there is true or false. But if you ask me straight away, I'll say no, I don't think there is a role, because what I will say to my parents and my children, I'll say that to everyone. Till we have data and studies, we cannot be sure. I mean, there might be a role, but they have to prove it by doing proper studies, which
एलोपैथी डज। जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसमें स्टडीज हैं जो प्रूव करती हैं, एंड देन वी चेंज आवर डेटा, ट्रू, बट जैसे जैसे डेटा चेंज होता है वी एटलीस्ट कम आउट विद दैट। सो अगर उसका रोल है तो दे हैव टू स्टडी दैट प्रॉपर्ली, समबडी हैज टू डू दैट, मे बी वी कैन आल्सो डू दैट, ओनली देन दैट कैन बी बोर्ड। टिल देन आई वुड से नो, आई डोंट थिंक दैट शुड बी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक पेशेंट 46 इयर्स के है, सो ही इज आस्किंग के शुड ही ऑप्ट फॉर बायोलॉजिक्स, उनको कोई फंक्शनल प्रॉब्लम या पेन नहीं है फिलहाल। No, why then? If there is no pain of the CRP and all is normal, I would not even recommend an NSAID. He just has to exercise. अगर आपका डिजीज एक्टिव नहीं है तो हमें नहीं लगता कि आपको किसी भी दवाई की जरूरत हो, आप सिर्फ एक्सरसाइज करिए। लेकिन डिजीज एक्टिव है कि नहीं वो बेटर रूमेटोलॉजिस्ट को जजमेंट लेने दीजिए। दैट वुड बी माय सजेशन टू हिम। Right. Next question is, what is the association between ankylosing spondylitis and excess cardiovascular and cerebrovascular morbidity? Again, I am telling that there is a 1.5 times higher chances of cardiac as well as neuro problem, cerebrovascular problem. That is, in different study, there 50 से 60% ज्यादा संभावना रहती है हृदय रोग और मगज का पैरालिसिस होने की। उसका इटियोलॉजी वही है, इन्फ्लामेशन, वो रूमेट स्पॉन्डिलाइटिक का इन्फ्लामेशन और रिस्क फैक्टर दोनों साइनर्जिस्टिक इफेक्ट की वजह से धमनी में कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन होना प्रेसिपिटेट और प्रोग्रेशन फास्ट करते होंगे, वही एक हाइपोथेसिस माना गया है। एंड डिफरेंट पैराडॉक्स होता है, अगर यही पेशेंट दोबारा आया तो उसमें थोड़ा आगे ले जाता। ऐसा नहीं है कि भाई आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल है, ये कंट्रोल है तो मेरा कम होगा। डिफरेंट पैराडॉक्स स्टडी भी पाई गई है, नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल पे भी एथेरोरूमेटिक एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइसिस में कार्डियोवास्कुलर डिसीज का प्रमाण ज्यादा पाया गया है और ज्यादा कोलेस्ट्रॉल में कम का है। तो डिफरेंट पैराडॉक्सिकल भी स्टडी है, पर स्टैंडर्ड अपने को यही ध्यान रखना है, बेसिक हृदय रोग के जो रिस्क फैक्टर है वो कंट्रोल रखना है, और डिसीज एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइसिस का इंफ्लेमेटरी ज्यादातर डिसीज अपने को रिमिशन में रखना है रूमेटोलॉजिस्ट को ओपिनियन की वजह से। तो डेफिनेटली रिस्क ज्यादा है 1.5 टाइम देन नॉर्मल पॉपुलेशन। ओके, सो इसके कंटिन्यूएशन में क्वेश्चन है कि कैन दिस लीड टू वीकनिंग ऑफ हार्ट मसल और इरेगुलर हार्ट और हार्ट फेलियर? हाँ, એટલે वीकनिंग ऑफ हार्ट मसल के चांसेस वाल इन्वॉल्वमेंट से कम है, पर हो सकता है। मैंने पहले भी बोला कि हार्ट के मसल स्टिफ हो जाते हैं, जिसको हमारा टर्मिनोलॉजी में फाइब्रोसिस बोलते हैं। हार्ट की रिलैक्सेशन प्रॉपर्टी इफेक्ट होती है, जिसको डायस्टोलिक हार्ट फेलियर बोलते हैं। और इरेगुलर हार्ट बीट, एट्रियल फिब्रिलेशन पाया गया है। नॉर्मल पॉपुलेशन में वैसे भी एज बढ़ते एट्रियल फिब्रिलेशन के चांसेस बढ़ते हैं, और जिसको रूमेटिक फीवर होते हैं। एट्रियल फिब्रिलेशन एक टाइप की धड़कन की इरेगुलरिटी है जो रूमेटिक डिसीज में भी पाई जाती है, और कई बार हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और कुछ दवाई लेते हैं तो हार्ट के ईसीजी में चेंजेस होके भी हार्ट बीट इरेगुलर होने के चांसेस रहते हैं। Right. Next question is कि there is a kid, he is almost 8-9 years, तो उसको hip, my question is, આ possible છે કે hip joint નો problem ઘૂંટણ સુધી પહોંચી જાય? સપન ભાઈ, મારા son ને હવે hip joint માં pain નથી. He is not having hip joint pain, but पहले था तो वो क्या? स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस में you can have lower limb joints, any of the joints. तो आपको hip में भी हो सकता है, knees में भी हो सकता है, ankles में भी हो सकता है, toes में भी हो सकता है। lower limb ज्यादा involve होते हैं spine, so that can happen, हो सकता है। Right. So he is a kid. So what care he should take के aggravate ना हो या inflammation ना हो? Juvenile ankylosing spondylitis is more aggressive, ज्यादा aggressive होता है generally, और hip involvement और young boys is a sign of कि जिसमें बीमारी ज्यादा तेज होती है। So he or she absolutely needs to see preferably a pediatric rheumatologist. हमारे यहाँ अभी qualified pediatric rheumatologist तो नहीं है, लेकिन there are some people who are specializing more in pediatric. तो उनको मिल के जो है बीमारी और भी ज्यादा जरूरी है कि अभी से कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि इस बच्चे को तो काफी सारी जिंदगी पड़ी हुई है।
Exactly. जितना जल्दी कंट्रोल करेगा, ऐसे ही बच्चे को अगर कंट्रोल अनकंट्रोल्ड रहे तो आनंद शुक्ला साहब को मिलने की संभावना ज्यादा हो जाएगी फ्यूचर में. So, and very few cardiologists talk about prevention, as he said, and he was very right. He started with prevention. So to prevent, you have to इस बच्चे को तो बिल्कुल कंट्रोल में रखना है. So he should immediately get in touch with the pediatric rheumatologist and start the treatment. Right. Next question is, the patient is working as lab tech in Mumbai. He's suffering AS from 11 years. Right now he is okay. कभी कभार उनको chest pain होता है. So can it be any heart related problem? Sometimes होता है ऐसा. So usually heart का pain consistent होगा, sometime होगा, sometime नहीं होगा. Usually not characteristic of the heart disease. ऐसा नहीं कि आज मेरे को आधा किलोमीटर चलने से पेन हुआ हार्ट रिलेटेड और कल मेरे को 1 किलोमीटर चलूंगा नहीं होगा, ऐसा नहीं है. अगर होता है तो कंसिस्टेंटली उतने अमाउंट ऑफ वर्क में हार्ट पेन रिप्रोड्यूस. स्टिल अगर डाउट है तो कार्डियोलॉजिस्ट को मिलके ईसीजी, इको और ट्रेडमिल करवा के कंफर्म कर लेना चाहिए अगर उनका एज 40 ईयर्स से ज्यादा है. और ऑल्सो तो हृदय रोग के डिफरेंट रिस्क फैक्टर कैरी करते हैं. फैमिली हिस्ट्री, अगर फैमिली में कम उम्र में हार्ट डिजीज होना, उनको खुद को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज होना या किसी हैबिट और ट्रोमा को कंजप्शन एनी फॉर्म में, तो फिजिशियन को मिलके हार्ट का इवैल्यूएशन करवाना चाहिए. ईसीजी को रेस्टिंग कंडीशन में होता है और ट्रेडमिल से जो पट्टे पे दौड़ के जो ईसीजी करते हैं वो एक्सर्शन पे हार्ट का असेसमेंट करते हैं, तो वो टेस्ट करवा लेनी चाहिए. राइट. राइट नाउ अभी कोरोना चल रहा है तो क्वेश्चंस आए हैं थोड़े कि इज कोरोना वैक्सीन सेफ फॉर एंगस्पॉन पेशेंट्स? Yeah, why not? Anand is incidentally handling quite a few corona cases. Although he is a cardiologist, we are proud that he's been involved in a lot of corona care. And although he's an expert and an interventional cardiologist, वो लोग तो ज़्यादातर, but he's been quite instrumental in handling very difficult corona cases. And so a treatment part and corona के बारे में उसको काफी ज्ञान भी है, and we trust him a lot of things he's done. But coming to the answer to this question, yes, vaccine, why not? Absolutely, you can take it. And अभी तो vaccines आएंगी, so the only thing that you avoid when you are on biologic treatment is active live attenuated vaccines. इसमें तो ऐसी कोई मेरे ध्यान से अभी तो है नहीं, जो है वो mRNA vaccines वगैरह है, they can be taken. और इंडियन जो बन रही है वो adenovirus वाली है, तो that can also be taken, absolutely. Right. Anand sir, your take? The vaccine we can take because the different company are people, and as we know, everybody is observing how the vaccine part going to have effect on the reduction corona. So we are somewhat positive for the vaccine. We all are awaiting अपने उसका वेट कर ही रहे हैं कि जिसकी वजह से एक scientific way to control the corona disease. Yeah, I would take this opportunity to actually filter out some wrong notions. Yes. जो में प्रचलित है कि वैक्सीन नहीं लेना है, and some doctors I found saying that. See, there are only two ways of having what we call herd immunity. Yeah. एक तो या तो आपकी बीमारी इतनी फैल जाए, and जो परसेंटेज है वो 70% कहते हैं, अगर आपका 70% पॉपुलेशन इन्फेक्ट हो जाता है तो हर्ड इम्यूनिटी माने उसके बाद वायरस माइल्ड हो जाता है और जनरली सब इम्यून हो जाते हैं. अब अगर आप 70% इंडियन पॉपुलेशन को इन्फेक्ट करने जाओगे तो आप सोचो मोर्टालिटी कितनी होगी. वी कैन नॉट अफोर्ड दैट. मतलब मोर्टालिटी अगर आप 2%, 5% भी गिनते हो तो इंडिया का एब्सोल्यूट नंबर कितना है? गुजरात का पॉपुलेशन देख लो, कितने लोग मर जाएंगे. सो दैट यू कैन नॉट हैव दैट एज अ सॉर्ट ऑफ सो वी हैव टू गो बाय वैक्सीन्स. द ओनली अदर वे इज टू गिव वैक्सीन्स टू पीपल. तो वैक्सीन्स की साइड इफेक्ट्स इज लाइक मीटिंग विद अ कार एक्सीडेंट. आप लोग बॉम्बे ट्रेन में जाते हो, फ्लाइट में जाते हो, एक्सीडेंट होता है, क्यों जाते हो भाई? फ्लाइट तो कभी कभी क्रैश हो जाती है, हमारी फ्लाइट थोड़ी क्रैश होने वाली. सो द चांसेस ऑफ साइड इफेक्ट्स आर गोइंग टू बी वेरी लेस. ये जो कंपनीज निकाल रहे हैं, दैट इज बेस्ड ऑन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क दैट दे हैव डन, एंड वी हैव टू बिलीव. हो सकता है कि 5-10 साल में किसी एक आध को कभी कुछ इश्यू हो, लेकिन बाय एंड लार्ज दीज आर वेरी सेफ, एंड हम लोग वही कहेंगे जो डॉक्टर्स अपने लिए करते हैं. सो प्लीज टेक द वैक्सीन्स दैट द डॉक्टर्स रिकमेंड, वरना हम हर्ड इम्यूनिटी कभी पहुंच नहीं पाएंगे और ये चालू ही रहेगा अपने यहाँ. सो वी हैव टू टेक दोस. Right. So next question is there any abnormality
that AS patients having lot of sweat. Right now अभी आप बात कर रहे थे ना, तो उसके regarding ही question है कि he sweats at night. I am taking SARS 90 4 tablets per day. Is this related to heart? SARS 90 तो आती नहीं है. SARS is 500, so he must be taking 2 grams of sulfasalazine at night, and rarely sulfa can produce perspiration and those kind of things, and even NSAIDs and paracetamol can produce perspiration. The disease very rarely has what we call autonomic issues. मतलब होते हैं. हार्ट के perspiration के बारे में आनंद साहब बताएंगे. यूजुअली मैंने पहले भी बताया कि हार्ट से रिलेटेड पर्सपिरेशन होगा, वो एक्सर्शन और एक्टिविटी से होगा. अगर आपको रेस्टिंग कंडीशन में होता है तो वो हार्ट की इमरजेंसी होती है, जो एक्यूट हार्ट अटैक हम बोलते हैं. और ये रिकरेंट नाइट वाला रेस्टिंग कंडीशन में होता है, या तो उसका एक रीजन हार्ट की क्रिटिकल कंडीशन और हार्ट से रिलेटेड नहीं है, दो ही है. तो अगर रिकरेंट होता है तो आप अपने रूमेटोलॉजिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट दोनों को मिलकर इवैल्यूएट करवा लीजिए कि हकीकत में ये पसीना होना रात को अनएक्सपेक्टेड अनयूजुअल, वो विदर ड्यू टू रूमेटिक एंकिलोसिस स्पॉन्डिलोसिस डिजीज एक्टिविटी और ड्रग इफेक्ट, और इट इज रिलेटेड टू हार्ट प्रॉब्लम. Right. Sir, what are the first signs कि हार्ट प्रॉब्लम है? कैसे पता चलेगा? यूजुअली हार्ट प्रॉब्लम, अगर स्टेबल हार्ट प्रॉब्लम है तो मैंने बोला तो एक्सर्शन पे होगा. मतलब मैं मेरा डिसीज प्रोग्रेशन क्या था, मैं पहले 1 किलोमीटर चल पाता था, कुछ नहीं होता था. अब आधा किलोमीटर चलने से मैं रुकना पड़ता है, चेस्ट टाइटनेस आती है, पसीना आता है, चेस्ट का पेन दोनों हाथों में जाता है, और जब मैं रेस्ट लेता हूँ तो ठीक हो जाता है. दीज आर द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द हार्ट डिसीज प्रॉब्लम. और ग्रेजुअली मेरा डिस्टेंस एक्सरसाइज, जैसे हार्ट का नली का ब्लॉकेज बढ़ेगा तो मेरा डिस्टेंस चलने का और एक्सर्शन का ग्रेजुअली कम होता जाएगा. पहले 1 किलोमीटर चलने में चेस्ट पेन होता है, अब आधा किलोमीटर, अब उससे भी कम. और कई बार एक्सट्रीम इमरजेंसी स्टेज आएगी तो मिनिमम एक्सर्शन में भी मेरे को पेन होगा, या रेस्टिंग कंडीशन में उसी टाइप का पेन होगा. अगर उसी टाइप का जो एक्सर्शन वाला पेन रेस्टिंग कंडीशन में करेक्टर है तो आपको हार्ट अटैक के लिए इमीडिएटली ट्रीटमेंट और इवैल्यूएशन करना चाहिए. Right. Sir, next question है, patient is 54 years and having whooshing during my heartbeat from past 4-5 months. उनको Crohn's disease है, uveitis है, and angstpon वो teenager थे तब से है. So she's also been taking different types of biological medications from past 20 years. So what are the reason and what should be done? एंकिलोसिस स्पॉन्डिलोसिस में हार्ट का इन्वॉल्वमेंट आइदर ब्लड प्रेशर की वुशिंग, मतलब यू फील योर हार्ट बीट, आइदर ये हार्ट बीट आपका इरेगुलर है और रेगुलर इंटरवल पे है. अगर आपका रेगुलर इंटरवल पे हार्ट बीट नॉर्मली, मतलब उसकी रेट 1 मिनट में 60 से 80, मतलब हार्ट आपके पल्सेट खुद फील कर रहे हो, तो खुद के पल्सेट फील होने का कॉमनेस्ट रीजन ब्लड प्रेशर ज्यादा होना है, या हीमोग्लोबिन क्रॉन्स की वजह से, अगर ब्लड लॉस की वजह से एक्सेसिव कम होता है तो पल्स प्रेशर जो हम बोलते हैं वाइड होने की वजह से होता है. तीसरा, हार्ट का वाल का लीकेज की वजह से भी पाल्पिटेशन का अवेयरनेस होता है. अगर हार्ट वाल का लीकेज की वजह से जो पाल्पिटेशन होता है वो लेफ्ट साइड सोने से ज्यादा होता है, और बैठने से उसका रिलीव यूजुअली हो जाता है. कंटिन्यूस आप फील कर रहे हैं तो ब्लड प्रेशर और लो हीमोग्लोबिन, वो सब कुछ रूल आउट करना चाहिए. अगर पाल्पिटेशन का रेट 100 से ज्यादा और इरेगुलर है तो जैसे मैंने बोला कि एंकिलोसिस स्पॉन्डिलोसिस में एट्रियल फिब्रिलेशन सब कुछ हो सकता है. तो एक बार कार्डियोलॉजिस्ट और रूमेटोलॉजिस्ट दोनों का ओपिनियन लेके हार्ट बीट रिलेटेड है, ब्लड प्रेशर रिलेटेड है, एनीमिया रिलेटेड है, उसका रूल आउट कर लेना चाहिए. सपन भाई, I think these are very important reasons. Anemia, Crohn's can present with just anemia. So अगर एनीमिया बहुत ज्यादा हो तो वाइल्ड ब्लड प्रेशर की वजह से. मुझे पता नहीं था कि whooshing is the same as palpitation. Good you clarified. Wondering what maybe I may be interpret whooshing is same, awareness of the beat वही होगा. तो एनीमिया में हो सकता है, इन्होंने बताया परफेक्ट 3 चीजें, एंड देन वाल्व प्रॉब्लम्स हो तो वो इको करवाना पड़ता है उसके लिए, एंड हाइपरटेंशन और एनीमिया
तो मतलब फिजिशियन को मिल लो आप और दे शुड बी एबल टू, अगर वूशिंग कांस्टेंट हो रहा है तो इट इज बेस्ट। एंजाइटी में भी कभी कभी हो सकता है, ड्रग्स की वजह से जनरली तो नहीं होना चाहिए, बट इट इज बेस्ट कि आप अपने फिजिशियन को मिल लो, दे विल गाइड यू। Right. Next question is, what is the side effects of immunosuppressant MMF 360? Sapan sir. Yeah, MMF 360 तो is normally not used in ankylosing spondylitis. It is a microfilm mofetal lupus वगैरह में यूज करते हैं ज़्यादा, और उसकी इट्स एन इम्यूनोसप्रेसेंट, तो इम्यूनिटी डाउन करती है, इससे उसमें इन्फेक्शंस का चांस रहता है। स्टडीज हैव शोन के गैस्ट्रिक साइड इफेक्ट्स होती है इससे। जो 360 मिलीग्राम वाली है वो सोडियम सॉल्ट है, दैट इज प्रेफर्ड टू एमएमएफ प्लेन बिकॉज उसमें थोड़ा गैस्ट्रिक साइड इफेक्ट्स कम होती है। लेकिन मेन चीज़ें इसमें है वो इम्यूनोसप्रेशन होता है, तो उसमें इन्फेक्शंस होने का चांस रहता है, दैट इज अ मेन साइड इफेक्ट। राइट सर, वन ऑफ द पेशेंट, उनको 2 इयर्स से डिजीज एक्टिव नहीं है, तो ऐसी कोई टेस्ट है जो करवाने से पता चले कि डिजीज एक्टिव हो रही है या होगी? तो आप कंप्लेंट्स लेके अपने डॉक्टर के पास जाइए और ही और शी विल डिसाइड वेदर द डिजीज एक्टिव इज नॉट। नंबर 1 टेस्ट में सीआरपी नॉर्मली वी डू ईएसआर सीआरपी, दैट गिव्स एन आइडिया, लेकिन नॉट ऑल पेशेंट्स हैव एलिवेटेड ईएसआर एंड सीआरपी। एटलीस्ट देयर आर ऑलमोस्ट 30-40% ऑफ पेशेंट्स जिनको ईएसआर सीआरपी हाई नहीं रहेंगे फिर भी डिजीज एक्टिव रहेगा। आजकल एमआरआई स्कैन्स कर रहे हैं टू सी कि स्पाइन में कितनी जगह वो लीजन्स बताते हैं, पिकअप करते हैं इन्फॉर्मेशन। देन देयर इज आल्सो पेट स्कैन्स वगैरह, सोफिस्टिकेटेड इमेजिंग भी होती है आजकल। पीपल आर डूइंग अल्ट्रासाउंड ऑफ द जॉइंट्स, मतलब स्पाइन में तो आप अल्ट्रासाउंड नहीं कर सकते, लेकिन हील में वगैरह में कर सकते हो अल्ट्रासाउंड देखने के लिए, वहां पे डोपलर सिग्नल्स पिकअप करते हैं कि एक्टिव डिजीज है या नहीं। बट द फर्स्ट थिंग इज बिफोर इन्वेस्टिगेशंस इज द हिस्ट्री, कि मरीज को लक्षण क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है। सो द फर्स्ट इज क्लिनिकल असेसमेंट बाय ट्रीटिंग डॉक्टर, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पेशेंट को 19 इयर्स से एंगस्पॉन्ड है एंड एसिडिटी है फ्रॉम पास्ट 2-3 इयर्स। सो अभी ये जो बात चल रही है, तो इज देयर एनी चांसेस कि उनको हार्ट प्रॉब्लम बढ़ेगा? अभी बिकॉज़ उनका एज काफी टाइम है। अभी उनका एज कितना है? सर दैट शी हैज नॉट, ही और शी हैज नॉट रिटन। ओके, तो इस जैसे मैंने पहले भी बोला था कि हृदय रोग होने का चांसेस 40 साल के बाद शुरू होते हैं। अगर 40 साल के बाद वैसे ही एंकिलोसिस स्पॉन्डिलोसिस है कि नहीं, ईयरली एन्युअली आपको बेसलाइन ईसीजी, इको, ट्रेडमिल और लिपिड प्रोफाइल करवा के हृदय रोग के रिस्क फैक्टर कैसे है, कंट्रोल में है कि नहीं, वो आपको इवेलुएट करवा लेना चाहिए। दैट इज द बेस्ट वे। एसिडिटी का है, आप इंटरप्रेट खुद मत कीजिए, लेट द डॉक्टर इज टू डिसाइड दिस पेन इज एसिडिटी और एनीथिंग रिलेटेड। Because self-medication is the worst kind of medication. So better to evaluate by the proper physician and stamp it out. वो diagnosis of exclusion, हृदय रोग नहीं है तो 1 by 1 करके इवेल्युएट करके आपको बताएंगे कि भाई ये पेन आपका हृदय रोग की वजह से नहीं, पर एसिडिटी का। एसिडिटी भी लंबे टाइम से गेस्ट्रो का भी ओपिनियन के लिए, राय के लिए बता सकते हैं, पर उसका परमानेंट सॉल्यूशन लाना चाहिए। कोई भी सिम्टम्स लंबे टाइम अननोटिस सेल्फ मेडिकेशन पे चलना कंटिन्यू रखना अच्छी बात नहीं है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, main pain occur in thoracic below cervical bone. I am suffering from angspond. Can I suffer from cardiac in angspond? वैसे पेन, वैसे ही अपने शुरू से डिस्कस एक ही बात कर रहा है कि पेन एंकिलोसिस स्पॉन्डिलोसिस की वजह से भी हो सकता है, हार्ट की वजह से भी होता है। हार्ट के पेन की कैरेक्टरिस्टिक अपने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सर्शन वाला होता है, पसीना होता है, सेंट्रल चेस्ट में होता है, दोनों हाथ में घूमता है। एंकिलोसिस का पेन कर्व्ड बनल से मिनिमम एक्टिविटी इवन रेस्ट कंडीशन में रिकरेंट होता है। तो बेटर डोंट सेल्फ डायग्नोसिस। If you are consulting a rheumatologist, ask the rheumatologist. He will guide you whether this pain are related to ankylosing spondylosis or this pain require the further cardiac evaluation. Okay. Right. Sir, next is, which exercise are to be done for better heart health for AS patients? सपन भी और हम दोनों को वैसे कोई भी एक्सरसाइज जो एरोबिक्स, वॉकिंग, साइकिलिंग, जो कौन सी अच्छी एंकिलोसिस स्पॉन्डिलोसिस में सपन भी बताएंगे। तो यूजुअली एनी एक्सरसाइज जो कैलोरी बर्न करती है
वो हार्ट के लिए अच्छी है, क्योंकि कैलोरी बर्न करेगी तो आपका एथेरोस्क्लेरोसिस प्रोग्रेशन रिटार्ड होगा, प्रोग्रेशन कम रहेगा। तो आपका एंकिलोसिस स्पॉन्डिलोसिस की वजह से कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हो, मतलब नी जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है तो कौन सी कर सकते हो, एक्सियल इन्वॉल्वमेंट है, स्पाइन है तो कौन सी कर सकते हो, समझ में किसी भी एक्सरसाइज से जिससे कैलोरी बर्न होती है, दैट इज अ बेस्ट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, रादर देन ये करो तो अच्छी ये करो। एनी एक्सरसाइज which can burn our calorie will be the helpful to us. Sapan bhai? No, I think he's absolutely nailed it. Instead of going into the sophistication of what exercise, just start exercising. And swimming is supposed to be very good. Yeah. Swimming, पर लेकिन अभी कोविड के टाइम पे तो हमें लगता नहीं है कि 3 महीने तक कहीं भी स्विमिंग पूल खुलेंगे. So there are back exercises. इसके चार्ट हम सबको देते ही हैं सारे पेशेंट्स को, और अंतर्ध्वनि के पास भी होंगे, वेबसाइट पे भी है, you will find it on the internet, जो बैक एक्सरसाइज स्पेशल होती है इनके लिए. लेकिन जैसे आनंद ने बताया कि एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज बर्न्स कैलोरीज फॉर द हार्ट, फॉर द स्पाइन एंड जॉइंट्स अलग एक्सरसाइजेज है जो हम स्पेसिफिक बताएंगे, वो भी आपकी कैलोरीज बर्न करेंगे. लेकिन एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज इज गुड एंड यू शुड डू, दैट इज बट इंपॉर्टेंट. काफी सारे पेशेंट्स खड़े नहीं हो पाते हैं एंगस्पॉन में, सीवियर केसेस जो होते हैं, बेड रिडन भी होते हैं, नी पेन भी सीवियर होता है. सो व्हाट शुड दे डू? कल ही ये टॉक्स आने से पहले कल ही मैंने डिफरेंट वेबसाइट देखी, उसमें यूके की भी वेबसाइट है, एंकिलोसिस स्पॉन्डिलोसिस, सुपाइन साइकिलिंग और डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइज, वहां उन्होंने डेमोस्ट्रेट अच्छी तरह की हुई है. लेटे लेटे भी आप ऐसे हाथ तो साइकिलिंग, जो भी जॉइंट इन्वॉल्व नहीं है उसका मूवमेंट से अगर आपका नी बहुत एडवांस इन्वॉल्वमेंट है तो बेड साइड डिंगलिंग ऑफ लेग का मूवमेंट भी कर सकते हो. एनी मूवमेंट इट ट्राई टू बर्न एक्सरसाइज. तो जैसे आपका भी जो ग्रुप है उसमें भी एक्सरसाइज बता रहे, तो डिफरेंट वर्ल्ड वाइड, इवन ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, सभी का एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस का ग्रुप है. उसमें even 90 years the person ankylosing spondylitis with severe debility condition, how he do the exercise, they keep their video on video. So better तो आपको एक्सरसाइज करने से आपको पेन किस जॉइंट में कम होता है आप कंफर्टेबली कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते तो अच्छा इससे बेटर है क्या कर सकते हैं वो एक्सरसाइज आप अडॉप्ट करके कंटिन्यू रखिएगा. स्पेशल सेशन किया था फिजियोथेरेपिस्ट एंड आपने, यू हैव पुट दैट अप द वीडियो ऑन योर वेबसाइट. यस सर. हाँ, सो देन दे कैन लुक एट दैट. एंड बिल्कुल सही बताया आनंद ने. कल की बात है कि एक डॉक्टर साहब है, उनको आई जस्ट गिव एन एग्जांपल स्मॉल, ही गॉट अ स्पाइन इंजरी एंड ही इज अ प्रोलिफिक एक्सरसाइजर 2 hours एवरी डे फॉर 40 years, डायबिटीज और मेटाबॉलिक डिजीज और ये और वो, और कल उनका कुछ एक्सीडेंट हो गया, साइकिल पे से किसी ने पीछे से टक्कर मार दी, गिर गए, स्पाइन फ्रैक्चर नहीं वाले कंप्रेस हो गया, सो ही इज ऑन बेड रेस्ट नाउ 15 days. अब he has been exercising for 40 years 2 hours every day, और उनका डायबिटीज मतलब ऑलमोस्ट नॉन डायबिटिक की तरह इतना अच्छा है. तो मैंने बोला आप बेड पे हाथ से आप बर्न तो करने वाले हो कैलोरी, बिकॉज ही विल नॉट डू विदाउट एक्सरसाइजिंग. सो हाथ से बर्न करिए आप जितना कर सकते हो, और स्पाइन पे लोड नहीं पड़े ऐसे पैर के. सो एटलीस्ट उतना नहीं कर पाऊंगा जितना करते हो, 15 दिन में आ जाएंगे वो, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा बहुत ही हैज टू बर्न. सो व्हाट ही सेड इज एब्सोल्युटली करेक्ट एंड यू कैन लुक एट द वेबसाइट्स एंड लुक एट दोस एक्सरसाइजेस. Right. Next question again, it's related to medicine. The patient is taking daily 1 dose of Nucoxia 90. फिर भी कभी कभी उनको बॉडी में लेग है, बैक है, नेक है, उसमें पेन रहता है. So what is the same thing, वो you have to go to your rheumatologist and पहले तो पता करना पड़ेगा पेन इन्फ्लेमेटरी है या नहीं. अगर एंकलोजिंग का ही पेन है तो ऑब्वियसली आपको या तो डोज कम पड़ रहा है या दवाई चेंज करनी पड़ेगी, और यू कैन ट्राई अनदर NSAID फर्स्ट. और अगर उससे भी बात नहीं बनती है तो देयर आर बायोलॉजिक्स आल्सो अवेलेबल नाउ. एंड इफ इट इज अ नॉन इन्फ्लेमेटरी पेन, अगर वो एंकलोजिंग का पेन नहीं है, क्योंकि पेन के तो कई सारे वजह होते हैं, तो वो आपके रूमेटोलॉजिस्ट जो है वो और कोई दवाई देके आपको ट्राई करेंगे. सो उसके लिए आपको आपके रूमेटोलॉजिस्ट के पास ही जाना पड़ेगा. राइट. सो देयर इज अ पेशेंट, उनका हिप रिप्लेसमेंट हुआ है, तो वो स्विमिंग कर सकते हैं? Yeah, why not? I mean, like when should he start? I think now तो they recommend as early as possible. 1 month का normally वो देते हैं, उसके बाद they can start as early as possible. नॉन वेट बोरिंग में तो इश्यूज ही नहीं है, वेट बेरिंग में फिर भी थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अभी तो हमें लगता है स्विमिंग पूल शायद खुलेंगे नहीं. दैट्स द इशू, लॉजिस्टिक इश्यूज ज्यादा है. Right. Start after 1 month. Right. Okay. Next question is, what is the role of AS in damaging aortic valve? Yeah. So हार्ट के 4 वाल्व होते हैं,
एओर्टिक कॉमनेस वाल जो होता है, जो एंकिलोसिस स्पॉन्डिलोसिस में इन्वॉल्व होता है, उसमें एओर्टिक वाल का लीकेज, एओर्टिक वाल के बाद जो शरीर की मेन धमनी आती है एओर्टा, उसका डायलेटेशन और सब कुछ कॉमन पाया गया है एंकिलोसिस स्पॉन्डिलोसिस में। अगर वाल की लीकेज की सीवियरिटी ज्यादा है तो आपको वाल रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। कभी कभी रेयरली वाल स्टीनोसिस नैरो भी हो जाता है, तो आपको एन्युअली और बाय एन्युअली इको, डिपेंड आपका वाल का इन्वॉल्वमेंट कितना सीवियर है उसके ऊपर आपके डॉक्टर रूमेटोलॉजिस्ट एडवाइस करेंगे कि आप इको करवाते रहे। वाल का लीकेज और नैरोइंग दोनों हो सकता है। वाल के ऊपर की मेन धमनी भी इन्वॉल्व हो सकती है। वाल के नीचे के स्ट्रक्चर जो सेप्टम होता है वो भी इन्वॉल्व एंकिलोसिस स्पॉन्डिलोसिस में होता है। मेजोरिटी मैंने बोला 8 से 18-15% जितना इंसिडेंस पाया गया है। जब ये इनिशियली रूमेटिक फीवर कॉमनेस्ट रीजन था वाल इन्वॉल्वमेंट का। नाउ जैसे पॉपुलेशन का एज बढ़ता है तो अदर देन रूमेटिक फीवर कारण भी पाए गए, जिसमें कनेक्टिव टिश्यू एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइसिस ये सब कुछ संभावना ज्यादा रहती। एओर्टिक वाल में लीकेज और नैरोइंग और उसके ऊपर और नीचे सभी के स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हो सकते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेशेंट को 18 इयर्स से एंगस्पॉन्ड है, अभी अनबेरेबल पेन रिब्स में है और मुझे बायोलॉजिक इंजेक्शंस एंटी टीएनएफ लगवाना चाहिए या नहीं? मैं ऑलरेडी डॉक्टर हूँ, इन केस में लगवाना ठीक रहेगा या नहीं? इन्फेक्शन के चांसेस रह सकते हैं या मैं 1 से 2 महीने की छुट्टी ले लूँ? Well, he has to ask his rheumatologist since I haven't seen him. I can't answer for him. लेकिन the recommendations are कि अगर आपको 2 NSAIDs मतलब एक के बाद 2 हफ्ते आपने एक ली है, उसके बाद आपने दूसरी ट्राई की है फुल डोजेज में, so in all 4 weeks, अगर आपने 4 हफ्ते मतलब 1 महीने के अंदर 2 NSAIDs या 2 एटोरिकॉक्सिब, नाप्रोसेन, इंडोमेथासिन वो लेने के बाद भी आपका पेन अगर एंकिलोजिंग का है तो that is an indication for biologics. Now whether TNF or secukinumab, that depends on आपके और सारे कौन से फैक्टर्स है। अगर आपको uveitis है आंख में तो we prefer anti TNF because secukinumab doesn't work for uveitis. अगर आपको inflammatory bowel disease है साथ में Crohn's colitis, then also we prefer anti TNF. So अगर लेकिन आपको TB का चांस अगर ज्यादा है, पहले हो गया है, तो secukinumab में TB कम होता है. So there are these differences. Your rheumatologist decides what to take and whether if it's indicated you take it. Yes, छुट्टी लेने की कोई जरूरत नहीं है। TNF लेने के बाद तो इनफैक्ट पेशेंट्स आर मच बेटर एंड दे कैन एक्चुअली गो। इन्फेक्शन का चांस थोड़ा सा रहता है, स्पेशली इन्फ्लिक्सिमैब और एडमैब में। इटैनरसेब में चांस कम है, लेकिन एडालिमैब और इन्फ्लिक्सिमैब में टीबी का थोड़ा चांस रहता है। आई एम श्योर rheumatologist would have screened, we screen them before we giving these drugs. So MON2 टेस्ट और इंटरफेरॉन गामा एसे और चेस्ट एक्सरे करने के बाद ही उनको देते हैं। So I'm sure the rheumatologist has done all of that, and if it's recommended he should take it. Yes. Right. नेक्स्ट क्वेश्चन आनंद सर है कि आई हैव अ स्टेंट इन द हार्ट, व्हाट केयर शुड आई टेक? एंड उनको एंगस्पॉन्ड भी है ऑलमोस्ट फ्रॉम 5 to 6 years. तो अगर स्टेंट लगा हुआ है तो स्टेंट लगने के बाद एक खून पतला करने की दवाई एस्पिरिन एंड उसके साथ क्लोपिडेगोल या कोई भी कॉम्बिनेशन में यूजुअली प्रिस्क्राइब करते हैं। उसके साथ कोलेस्ट्रॉल कम करने की स्टेटिन दवाई आती है वो दे। तो खून पतला करने की दवाई और कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई मैंडेटरी है लाइफ लॉन्ग के लिए। अगर आपको क्रॉन्स डिसीज है और ब्लीडिंग हो रहा है तो आपको खून पतला करने की दवाई का बैलेंस आपको कंसल्टेंट डॉक्टर के साथ रह के करना पड़ेगा। तो दो की जगह एक खून पतला करने की दवाई, वो डिपेंड आपका नंबर ऑफ स्टेंट, डायमीटर ऑफ स्टेंट और कौन सा जनरेशन का स्टेंट लगा है उसके मुताबिक कार्डियोलॉजिस्ट डिसीजन लेते हैं। अगर मल्टीपल स्टेंट है तो खून पतला करने की 2 दवाई एसेंशियल होती है। बट अगर सिंगल स्टेंट है और स्टेंट का डायमीटर बड़ा है तो एक एंटीप्लेटलेट, एक खून पतला करने की दवाई से भी काम 3 से 6 महीने बाद चल सकता है। वो डिसीजन आपके ट्रीटिंग कार्डियोलॉजिस्ट ले तो बेहतर रहेगा। पर्टिकुलरली आपको अगर क्रॉन्स डिसीज साथ में ब्लीडिंग का टेंडेंसी है, अगर ब्लीडिंग का टेंडेंसी नहीं है तो स्टैंडर्ड जो हम सभी पेशेंट को खून पतला करने की दवाई, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट और
हार्ट प्रोटेक्शन के लिए दवाई लेते हैं वो कंटिन्यू रखना चाहिए। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज अ फीमेल, वो 7 मंथ्स प्रेग्नेंट है और उनको एंगस्पॉन भी है, तो डिलीवरी के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं एंड व्हाट केयर शी शुड टेक? पहला सब जस्ट वो एक बार हार्ट के डॉक्टर पे इको करवा के वाल का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं वो देखवा दे, बात उसके अलावा रूटीन केयर ही उनको लेना है एज पर रूमेटोलॉजिकल एडवाइस। सपन भाई। हाँ, डिलीवरी में अगर उनकी इफ शी इज एडवांस्ड एंगस्पॉन देन वो सिजेरियन का चांस थोड़ा रहता है बिकॉज ऑफ सैक्रोइलियाक प्रेशर्स, and so otherwise there is no real, लेकिन there are some reports where people have shown कि premature delivery और उसका चांस थोड़ा एंकलोजिंग में ज्यादा रहता है because of inflammation, any inflammatory disease में premature delivery generally, मतलब otherwise not that it is to be done, लेकिन वो थोड़ा सा चांस और low birth weight और थोड़े से complications साइड में होने के चांस normal control से ज्यादा होते हैं, but otherwise there is no real difference from our side if she can bear the pain of the labor pain. right. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कितने इंटरवल्स पे कार्डियो टेस्ट करवाने चाहिए? पेशेंट को 14 इयर्स से एंगस्पॉन्ड है और कौन से रिपोर्ट्स करवाने चाहिए? अगर पहले भी बताया कि 40 साल के कम है तो ऐसे कुछ कार्डियक प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए अगर जरूरत है तो आपके रूमेटोलॉजिस्ट बताते हैं। रूमेटोलॉजिस्ट आपके डिसीज एक्टिविटी और सिम्टम से बताते हैं कि 40 साल से पहले कार्डियक इवैल्यूएशन जरूर है कि नहीं। अगर कुछ हृदय रिलेटेड सिम्टम्स नहीं है तो 40 साल के बाद जो रूटीन पॉपुलेशन करवाती है बेसलाइन एन्युअली, ईसीजी, इको, कोलेस्ट्रॉल और ट्रेडमिल टेस्ट, वो एन्युअली करवा लेना चाहिए। राइट। सर देयर इज अ क्वेश्चन कि पेशेंट ने इको रिपोर्ट 2016 में करवाया था एंड 18 में करवाया था, तो तब वो नॉर्मल आए थे, बट उनको ऐसा फील होता रहता है कि ही ब्रीथ्स, इनकम्प्लीट ब्रेथ होती है, समटाइम्स हार्ट बीट्स आल्सो इंक्रीज और टिंगलिंग सेंसेशन होता रहता है, तो व्हाट इज ही सपोज्ड टू डू? देखो मैंने आपको इनका एज पर जैसे आप उन्होंने डिस्क्राइब किया कि इको रिपोर्ट नॉर्मल है तो यूजुअली हार्ट का वाल्व का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और जैसे एंकिलोसिस स्पॉन्डिलोसिस में रिब केज इन्वॉल्व होता है, इसकी वजह से डेप्थ ऑफ इंस्पिरेशन कम है। सपन भाई, पेनफुल होता है, आप जैसे ब्रीथ करते हो बिकॉज ऑफ एंथेसाइटिस समटाइम्स यू गेट पेन्स, और वो पेन हो सकते हैं अगर आपको डीप इंस्पिरेशन पे पेन एंथेसियल पॉइंट पे हो रहा है जहाँ पे मसल्स अटैच होते हैं, देन इट कैन बी एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पेन, और उसमें फिर हमारी ट्रीटमेंट ही लेनी पड़ती है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पेशेंट इज ओवरवेट रेदर ओबीज है, उनको यूवीआइटिस है फ्रॉम पास्ट 3 इयर्स और 9 to 10 इयर्स से एंगस्पॉन्ड है, तो वो एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, बेसिक स्ट्रेचिंग ही कर, लाइक ही इज एबल टू डू ओनली बेसिक स्ट्रेचिंग, तो विल दैट क्रिएट एनी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम इन द फ्यूचर और एनी अदर प्रॉब्लम्स? it is a mental game how you overcome your disease. If you accept a disease and disability, then it will always your disease आप पे हावी हो गया, आपको आपका डिसीज आपके ऊपर हावी नहीं होने देना है। दैट इज अ फंडामेंटल फॉर एनी डिसीज, इट इज हार्ट डिसीज, इम्यूनोलॉजिकल डिसीज या कोरोना डिसीज, आपको डिसीज को आपके ऊपर हावी नहीं होना देना है। दैट इज अ तो आप किसी भी टाइप की एक्सरसाइज कर सकते हो, उसमें मेंटल विलिंगनेस इंपॉर्टेंट है रादर देन द डिसीज। आप अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो कि नहीं मैं ये कल से स्टार्ट करने ही वाला हूँ, नहीं मैं कर सकूंगा, देन देयर इज नो एनी लिमिटेशन टू गेटिंग एक्सरसाइज। ओबेसिटी विशियस साइकिल जैसा है, एक बार एक्सेप्ट कर लिया देन इट इज डिफिकल्ट टू go to the lower the weight, but if you are mentally strong, you start the exercise and diet control, then definitely you can. Right. Sir, next question है, patient is a construction civil engineer, he works for 12 hours, I walk more time and then I sit and rest from time to time, will this increase the symptoms of my angstpon? Sit and rest from time to time.
या ही रेस्ट, मतलब ब्रेक ले लेते हैं रेगुलर इंटरवल्स पे। as long as he's exercising, बीच में स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, it is okay. ही रेस्ट तो थोड़ा बहुत तो लेना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है. So फ्यूचर में, हिज क्वेश्चन इज कि फ्यूचर में वो डिजीज एग्रेवेट हो सकता है? ऐसा कोई मतलब there are some study which have shown कि जो लेबर, I suppose he's not, लेकिन जो मजदूर लोग जो ब्रेक्स उठाते हैं और लेबर ज्यादा काम करते हैं, उनको एंथेजाइटिस ज्यादा होता है बिकॉज वो मसल्स अटैच होते हैं बोन्स में वहां. बट अगर if he's not a physical laborer and if he's just he's a civil engineer, उनका नहीं पड़ेगा. He has to do what he right. Then there is a patient, उनको angstpon from past 10 years है, but in MRI last year nothing was detected, but there is pain in the chest. So like should he change his diet or exercise करे? It's an incomplete question. तो जैसे बोला कि आपके कंसल्ट डॉक्टर के ऊपर छोड़िए कि ये चेस्ट पेन क्या है, रादर देन द सेल्फ मेडिकेशन एंड सेल्फ गूगलोपैथी से अच्छा है कि आप एक बार कंसल्ट करें प्रॉपर डॉक्टर से जिस पे आपको भरोसा है, उसके गाइडेंस के तहत चले. तो ऐसा जरूरी नहीं. डिसीज प्रोसेस क्या है? सिंथेसिस. पेशेंट सिम्टम्स देता है, हम उस सिम्टम्स के मुताबिक कुछ इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं. अगर दोनों मैच करते हैं तो फाइनल डायग्नोसिस होने की संभावना मैक्सिमम है. कई बार हम कुछ डायग्नोसिस अपना क्लिनिकल जजमेंट पे लेते हैं और इन्वेस्टिगेशन कोलेट नहीं भी करता है, उसी टाइम हमारी डिग्री का रोल होता है. तो लेट द डिटरमाइन बाय द कंसल्ट डॉक्टर रादर देन द बाइसेप. Right. Next question is ankylosing spondylitis में मास गेनर ले सकते हैं? What is mass gainer? Sorry. So that's the only question. Google करना पड़ेगा. The protein shakes and other stuff, mass gainers. Oh yes. Okay. Mass gainer. Okay. Look, muscle. Sapan bhai. I don't think there are any mass gainers. I mean, वो तो ये सब products people keep advertising. But if there are truly, why not? Yeah, you can take any drug, anything that's going to muscle you up. But exercise जैसा कुछ नहीं, I think. And proteins, any form of proteins. Animal proteins are supposed to be better, but you can take vegetable proteins also, no issue. Right. Sir, जिम में the patient has angstpon, but जिम में वो weight lifting और वो सब कर सकते हैं? Yeah, but the only thing he has to take care is कि मैंने 2-3 चीजें. एक तो मतलब अगर stooped है वो forward, तो mechanical इतना ज्यादा प्रेशर नहीं हो जाए. मतलब इन मरीजों को बहुत सालों बाद ऑस्टियोपोरोसिस भी रहता है. कोई भी इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो, जैसे वो एथेरोस्क्लेरोसिस करता है, आनंद ने बताया, वैसे बोन्स भी वीक करते हैं वो. मतलब द इनहेरेंट बोन इज वीक. सो उसका थोड़ा ध्यान रखना है कि इतना ज्यादा लोड नहीं ले कि मैकेनिकल प्रेशर स्पाइन पे पड़े और फ्रैक्चर हो जाए. नंबर 1. एंड नंबर 2 इज एंथेजाइटिस. जैसे मैंने बताया, देयर आर सम स्टडीज व्हिच हैव शोन कि अगर आप मैकेनिकल वर्क ज्यादा कर रहे हो तो एंथेजाइटिस का चांस थोड़ा रहता है. माने जहां मसल्स बोन में अटैच होते हैं उस जगह का इन्फ्लेमेशन होने का चांस थोड़ा रहता है. But I think if you have been doing this for years and you are okay with it, then you can continue. कोई issue नहीं है. As long as your calories are being burned, as Anand said, I think that's the bottom line. Right. Anand, a question for you. What is atherosclerosis? And he is a angstpon patient also. एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब वो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है. हृदय की धमनी जो शुद्ध ब्लड ले जाने वाली धमनी हृदय के स्नायुओं को ब्लड सप्लाई करती है, उसके अंदर चर्बी का थर जमा होने की प्रक्रिया को हमारी में वो एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं. मतलब चर्बी का जो डिपॉजिट होता है उसे, यानी वो हमने पहले भी डिस्कस किया. वो एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रोसेस जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब से स्टार्ट होना चालू होता है. उसका स्पीड ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, स्पीड ऑफ चर्बी जमा होने की प्रक्रिया एनवायरमेंटल, जेनेटिक और खुद के रिस्क फैक्टर और एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट में डिसीज एक्टिव सभी पे निर्भर करता है वो एथेरोस्क्लेरोसिस. There is a patient, he is 36 years of age, उनको angstpon है और हार्ट अटैक हो चुका है. EF 42% है. प्लीज गाइड. हाँ, तो मतलब हार्ट अटैक हो चुका है तो आपको कार्डियोलॉजिस्ट की सलाह के अनुसार एंजियोग्राफी करके देख लेना चाहिए कि EF
ईएफ मतलब वो पैरामीटर है हार्ट का पंपिंग का। नॉर्मल पर्सन का ईएफ 60% होता है, इनका 40 to 45 बोला है, तो माइल्ड टू मॉडरेट हार्ट का पंपिंग इम्पेयरमेंट हुआ है। तो उसी केस में कार्डियोलॉजिस्ट का ओपिनियन लेके अगर वो उचित समझते हो तो एंजियोग्राफी करके इजेक्शन फ्रैक्शन क्यों कम हुआ है उसका ट्रीटमेंट करने से और एप्रोप्रिएट दवाई जो भी आती है उसके माध्यम से वो इजेक्शन फ्रैक्शन फ्यूचर में इम्प्रूव हो सकता है। Right. Is anemia common in Angstpond, Sapan sir? Yes, in the sense के especially if you have Crohn's disease, तो anemia होता है, and then NSAIDs की वजह से भी होता है, जो हम पेन किलर्स लेते हैं उससे भी कभी-कभी एनीमिया होता है because of chronic ulcers and because of Crohn's disease sometimes. अगर रिफ्रैक्टरी एनीमिया है तो Crohn's रूल आउट। किसी भी एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोलिटिस मरीज को अगर हीमोग्लोबिन कम रह रहा है, मतलब 10 से भी कम ना, क्योंकि मेल्स में जनरली इतना कम नहीं होता है, तो देन Crohn's is something we think of and उनको गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट को दिखा के, and the other thing is NSAID induced ulcers. So these two are seen in ankylosing, yes. Right. So what care he should take? Well, if it's really less, then he has to be worked up by the physician will probably guide that or the rheumatologist. And otherwise, he just मतलब वो peripheral smear से idea आता है iron deficiency है कि नहीं। अगर iron deficiency है तो he has to take iron supplements, which again the treating doctor will advise. और अगर और कोई vitamin deficiency है megaloblastic वगैरह, तो फिर उसका मतलब we'll have to look at the smear and the picture. So all he has to do is to eat healthy food, green leafy vegetables and apples and those kind of what gives you iron. Right. Sir, next question है. There are many more questions, but we'll take this up. Last question. Just 1 minute. The patient physical education में उन्होंने PhD की है और वो ट्रेनर भी है। पिछले 4 साल से उनको AS है और दर्द है, तो हार्ड एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है। सास DS 2 ग्राम पर डे लेता हूँ। अब हम प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं, तो क्या उसमें स्पर्म मोर्टेलिटी स्लो हो जाती है और यूरिक एसिड की वजह से किडनी स्टोन्स ज्यादा बनते हैं और वो रिलीज होने पर स्काइटिका पेन भी बढ़ जाता है? There are a lot of questions. So Yeah. I'll take up one after another. SARS DS sulfasalazine से transient male infertility होती है, oligospermia is known. So जिन मरीजों people who are planning, couples who are planning, उनको हम normally advise करते हैं कि ऐसा हो सकता है, and we try to avoid that till his wife conceives, or we stop for a while and then resume after the wife, because it's normally transient. But yes, oligospermia is known with sulfasalazine. That is number one. Uric acid वाला तो I don't think the sciatica uric acid is connected in any way. Uric acid के pain is one of the most frequently overdiagnosed things. आपको कहीं भी पेन हो रहा है, आपने यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा आ गया और फिर वो मंदिर के घंटे की तरह उसका नंबर लग गया. So I don't think that's true. यूरिक एसिड थोड़ा बहुत हाई तो नॉर्मल लोगों का रह ही सकता है, इसमें नॉट अ बिग डील. उसका पेन तो गाउटी पेन तो कैरेक्टरिस्टिक वो ग्रेड 2 में होता है, इट डजंट अकर एनीवेयर. सो यूरिक एसिड अगर आपका 5-6 या 6 6.5 7 रह रहा है तो दैट्स नॉट अ बिग डील. हमारा डाइट ही ऐसा है कि वो थोड़ा रहता ही है. उसके लिए आपको वही मीठा कम करना है जो कैलोरी रेस्ट्रिक्ट करना है. शुगर्स एंड ऑल बैड फूड्स हैव टू बी अवॉइडेड. मीट हेल्दी फूड, तो यूरिक एसिड अपने आप कम हो जाएगा. सैटिका और यूरिक एसिड का कोई लेना नहीं है. नो, अच्छा डिफरेंट. Right. And sir, उसमें उनका प्रेगनेंसी रिलेटेड भी क्वेश्चन था. वो सल्फासेलाजीन रिलेटेड ही था कि दे कैन उसकी वजह से ओलिगोस्पर्मिया, आई थिंक यू वर सेइंग दैट. तो जैसे मैंने बताया कि अगर दे आर प्लानिंग देन दे माइट नीड टू actually get the sperm test done. If that shows oligospermia, then they'll have to stop sulfasalazine if they are planning conception. And normally permanent नहीं होता है उसमें, वो निकल जाता है और फिर 1-2 महीने बाद they can plan the child. Till that time उनको पेन के लिए कुछ और लेना पड़ेगा, वो उनके rheumatologist suggest करेंगे, I'm sure. Right. There are still more questions flowing in. Just last one more question. The patient is 33 years of age. नहीं, sorry, he is 45 years. उनको 33 years से HLA-B27 पॉजिटिव है. राइट लेग स्ट्रेट नहीं हो पाता है. अभी कोई मेडिसिन भी उनकी नहीं चल रही है. राइट हिप जॉइंट में भी पेन रहता है. So what care he should take? He is 45. अगर इतना ज्यादा पेन है तो हिप जॉइंट स्पेस शायद बहुत कम हो गया है, and he might need a replacement. That's my guess. Inflammatory पेन है, मैकेनिकल पेन है. अगर एंकिलोजिंग का पेन है और जॉइंट स्पेस ठीक है तो देन
हिप के अंदर इंजेक्ट भी कर सकते हैं स्टेरॉइड, या NSAID का डोज बढ़ा सकते हैं, या बायोलॉजिक्स लेनी पड़ेगी. लेकिन अगर मैकेनिकल पेन है, कई बार सालों बाद वो जॉइंट स्पेस ही बहुत कम हो जाती है, एंड मैकेनिकल पेन है तो फिर you'll have to go for hip replacement surgery. So that again an X-ray has to be done. The rheumatologist has to see and do that. Right. Before you end, I think I would like Anand to, because Yeah, he's even I would like him to. chief guest, to sort of tell કે આનંદ લોકોમાં પેલું એ કે ભાઈ કયા Actually, ઉંમરની ઉપર અને ટેસ્ટ વગર કારણ કરાવવા જોઈએ કે નહીં, અને Exactly. કરવા જોઈએ તો કયા એ મેઇન વસ્તુ તું કહી દે. હાર્ટની બીક લોકોને હોય છે, થોડી હોવી બી જોઈએ, પણ એટ ધ સેમ ટાઈમ ના એટલે unnecessary હા, એટલે નોર્મલ લોકોમાં કે ને એ એક મેસેજ એ લોકોને આપને એટલે લોકોને ખ્યાલ આવે કે એટલે अगेन अपने के भी एज उम्र 40 से ज्यादा होती है तो एंकिलर स्पॉन्डिल हो कि ना हो, आपको एन्युअली एक बार हार्ट चेकअप करवाना है. दैट इज अ बेसिक थिंग. क्यों? अपने देश में हृदय रोग का प्रीवेलेंस, इंसिडेंस ऑफ प्रीवेलेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए. दूसरी चीज, अगर एंकिलोसिस स्पॉन्डिलोसिस है तो आपको आपका डिसीज कंट्रोल में रखना है. અને HLA-B27 है तो हार्ट का इन्वॉल्वमेंट होने की संभावना थोड़ी ज्यादा रहती है. उसमें कंप्लीट हार्ट ब्लॉक थोड़े ज्यादा पाए गए हुए. वैसे भी हम जो पेशेंट कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, जो धड़कन हार्ट की कम होती है, वो आते हैं, उसमें 30 साल के बाद HLA-B27 करवाते हैं, उसमें 1/3 में पॉजिटिव पाया जाता है. इसका मतलब ये पूरा बॉडी एंकिलोसिस स्पॉन्डिलोसिस सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन बॉडी के हर एक ऑर्गन को अफेक्ट करता है. हार्ट उसमें से एक है ना. उसमें अगेन कि भाई अपना रेगुलर हार्ट, अगर कोई हार्ट का सिम्टम्स नहीं है फिर भी 40 साल के बाद ECG, इको, कोलेस्ट्रॉल, ट्रेडमिल टेस्ट अगर चल पाते हो तो ट्रेडमिल टेस्ट करवा लेना चाहिए. अगर फैमिली में हार्ट डिसीज का इंसिडेंस बहुत ज्यादा है तो जरूरत पड़े तो फ्रीक्वेंट, मतलब कोलेस्ट्रॉल 6 मंथली करवा के देख लेना चाहिए. तो ये प्रिवेंशन के लिए एडवाइस है. इसका मतलब है नहीं कि सभी को हार्ट डिसीज होगा ही होगा. ये इसका मतलब ये नहीं कि आपको ट्रेस की वजह से नहीं, डिसीज ना आए उसके लिए ये चेकअप करवाना है. इंसिडेंस ऑफ हार्ट इन्वॉल्वमेंट भी सपन भाई एग्री होते भी लेस देन 15 to 20% सिग्निफिकेंट है. इतनी ज्यादा नहीं है, कमी है जो मोटा मोटा सीरीज में पाया गया है. सपन भाई आपका क्या कहना है? I wanted them to know कि वो एक एनुअल एक चेकअप एंड इको, ECG, ट्रेडमिल, these are basic things. ट्रेडमिल कई बार एंकिलोसिस वाले नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते तो फार्माकोलॉजिकल टेस्ट है जो इको से करते हैं, तो वो स्क्रीनिंग करवा के जल्दी पकड़ के, एंड एंजियोग्राफी अगर उसके बाद जरूरी है, आपके कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं तो वो भी करवाना, इफ यू कैन डू इट. तो जो अचानक हार्ट अटैक से वो प्रिवेंट कर सकते हैं. एंकिलोसिस वाला पार्ट तो हम देखेंगे ही एज रूमेटोलॉजिस्ट, लेकिन जो आपके फिजिशियन एडवाइस करते हैं वो भी साथ में जरूरी है करना. आई थिंक हेल्थ अवेयरनेस थोड़ी, एंड एक्सरसाइज ऑफ कोर्स रेगुलरली, तो ये सारा करेंगे तो आई थिंक ओवरऑल द आइडिया इज के सडन हार्ट अटैक्स बंद हो. और क्या? Yeah, right. All right. We'll wind up the session. Thank you, Anand sir, so much for coming on Sunday and sharing insights to all our patients. It was Sacrificing. really helpful. sacrificing the Sunday cricket. Thank you, Sapan sir. And जिसका भी question रह गया है, we will Send it to us. I'll send it to Anand and we'll have the answers. Definitely. We will always mail to the doctors और वो लोग revert करेंगे and we will answer those questions. Definitely. तो सबके questions answer हो जाएंगे. और कुछ भी आपको और doubts हो, queries हो, तो we are available on all social media platforms and WhatsApp also, and you can call anytime. Thank you, everyone. Have a good day. Thank you, Sid. Thank you.